तो आज हम सब इस भाग में प्रत्यय के विषय में समझेंगे। इसके पहले मैंने उपसर्ग के विषय में एक बताया आपको, लेकिन इस सेकेंड पार्ट में हम प्रत्यय के विषय में जानेंगे। तो प्रत्यय को समझने से पहले पहले इस प्रत्यय शब्द के अर्थ को हम समझ लेते हैं कि जो ये प्रत्यय है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। और ये प्रति प्लस अय जब शब्द मिलकर बनता है तो उससे बनता है नया शब्द प्रत्यय। और प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, ठीक है। मतलब प्रति जो शब्द है इसका अर्थ है साथ में पर बाद में, ठीक है। शब्द के साथ तो लगेगा लेकिन मूल शब्द के बाद में। अय का अर्थ होता है चलने वाला, तो शब्द के साथ बाद में चलने वाला। तो अगर प्रत्यय शब्द का अर्थ हम जानेंगे, इस शब्द का अर्थ, तो इस शब्द का यही अर्थ होता है कि ऐसा शब्दांश जो साथ में तो चलता है लेकिन मूल शब्द के बाद में लगा होता है। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। तो ये हमने समझा अभी प्रत्यय के शब्दांश को, प्रत्यय के शब्द के अर्थ को हम जानेंगे। अब उसके बाद हम प्रत्यय पर आते हैं। प्रत्यय की परिभाषा को हम समझ लेते हैं कि वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो जब मूल शब्द के बाद में किसी शब्दांश को हम जोड़ते हैं तो वह प्रत्यय कहलाता है। और प्रत्यय में हमेशा शब्दांश मूल शब्द के बाद में लगता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उपसर्ग में मूल शब्द के पहले लगता है और अर्थ में परिवर्तन आता है, नया शब्द बन जाता है। और प्रत्यय में मूल शब्द के बाद में शब्दांश जुड़ता है और शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है, बदलाव आ जाता है। तो इसको समझने के लिए जो है आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि प्रत्यय में शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगता है। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा हम सब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द है पर्वत, तो पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। अब इस पहाड़ शब्द के बाद पीछे से हम लगाते हैं ईय, तो बन जाता है पर्वत ईय पर्वतीय, मतलब पर्वत से संबंधित। कीमत का अर्थ होता है मूल्य। जैसे पूछते हैं ना किसी सामान को लेते वक्त कि इसकी क्या कीमत है, मतलब इसका मूल्य क्या है। लेकिन इस कीमत मूल शब्द के साथ यदि हम ती शब्दांश लगाते हैं शब्द के बाद में तो बन जाता है नया शब्द कीमती, मतलब मूल्यवान। कीमत तो है लेकिन बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही महंगा। फिर उसके बाद मूल शब्द आप ले लीजिए लेख। लेख का अर्थ होता है लिखा हुआ, उसको हम लेख कहते हैं। और लेख के साथ अगर हम इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द हमें प्राप्त होता है लिखित, जिसका अर्थ होता है लिखा हुआ। फिर है प्रतिभा। प्रतिभा एक शब्द ले लीजिए मूल शब्द, जिसका अर्थ होता है बुद्धि। अब प्रतिभा के साथ अगर हम वान प्रत्यय जोड़ते हैं, वान शब्दांश जोड़ते हैं तो बन जाता है प्रतिभावान, प्रतिभा से संपन्न। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय का निर्माण कराता है, ठीक है। वो प्रत्यय फिर बन जाता है। अब प्रत्यय को भी दो भागों में बांटा गया है। प्रत्यय के दो भाग हैं मुख्यतः, कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो आपके इस चैप्टर में प्रत्यय के केवल दो ही पार्ट आपको समझाए जा रहे हैं। वैसे तो डिटेल में और भी बहुत सारे हैं, कृत्य प्रत्यय के भी कई पार्ट्स हैं, तद्धित प्रत्यय के भी कई पार्ट्स हैं, लेकिन हम इस पार्ट के द्वारा केवल दो ही भागों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला है प्रत्यय का भाग कृत्य प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब ये कृत्य प्रत्यय क्या है?
तो कृत्य प्रत्यय क्रिया की मूल धातु से जुड़कर संज्ञा या विशेषण बनाने वाले प्रत्यय कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात जो मतलब क्रिया के जो मूल शब्द होते हैं, जैसे पढ़, लिख, ये सब क्रिया के मूल शब्द जिसको आप धातु कहते हैं। तो इस मूल शब्द के साथ जब कोई शब्दांश जुड़ जाता है, कोई प्रत्यय जुड़ जाता है, तो वह कोई संज्ञा या विशेषण के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, अब जैसे आप समझिए, मूल शब्द है पढ़, अब ये धातु भी है क्रिया का। ठीक है, मूल धातु है पढ़, पढ़ना, पढ़ती, पढ़ने। ठीक है, ऐसे करके नए शब्द बनते हैं। तो इस मूल पढ़ धातु में अगर हम आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द बना पढ़ाई। अब ये पढ़ाई जो है, पढ़ के बाद प्रत्यय लगने के बाद इसमें नया बदलाव आया, ये इसका अर्थ हो गया पढ़ाई से संबंधित। ठीक है, लूट मतलब कोई सा भी, किसी भी लूट को हम लूट कह सकते हैं, कुछ भी लूटने को। अब इस लूट मूल शब्द में जब हम एरा प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा लुटेरा, मतलब किसी खास पर्टिकुलर व्यक्ति के विषय में बात हो रही है। इसका हम संज्ञा के रूप में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कृत्य प्रत्यय में क्रिया मूल शब्द के साथ जब प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो वह किसी संज्ञा या विशेषण के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये होता है कृत्य प्रत्यय। अब जिस तरह आपने उपसर्ग में पढ़ा था कि उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग, उसी तरह प्रत्यय में भी 3 प्रकार हैं, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। लेकिन अभी हम लोग केवल कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के ऊपर ही प्रकाश डालेंगे। तो कृत्य प्रत्यय आप समझ गए कि क्रिया के मूल शब्द के साथ जब किसी शब्दांश को हम जोड़ते हैं तो वो संज्ञा या विशेषण के रूप में नया शब्द बनता है। और उसके बाद आप देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय से पहले थोड़ा सा कुछ प्रत्यय वाले, जो कृत्य प्रत्यय वाले शब्द हैं उनको थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कृत्य प्रत्यय जो है इसको भी कई भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक या क्रियावाचक, ये सब जो हैं इसमें कर्तृ प्रत्यय में आते हैं। तो कर्तृ प्रत्यय जो होता है इसमें क्रिया वाले भी शब्द आ जाएंगे और भाव वाले भी शब्द आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको समझने के लिए कई तरह के जो मूल शब्द हैं उनको अगर हम अलग अलग करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये भाववाचक कृत्य प्रत्यय है कि क्रियावाचक कृत्य प्रत्यय है। ठीक है, तो भाववाचक अगर कुछ उदाहरण आपको हम देते हैं, जैसे कि आई प्रत्यय अगर हम लगाते हैं सुन के साथ, सुन जो धातु है इसके साथ अगर हम लगा देते हैं आई तो हो जाता है सुनाई। तो ये एक नया प्रत्यय बन जाएगा भाववाचक का। उसी तरह आवट, आवट को हम जोड़ेंगे मूल शब्द थक के साथ तो बन जाएगा थकावट, तो ये भी भाववाचक बन जाएगा। तो इसी तरह और भी कई तरह के उदाहरण हैं। तो उसके बाद कृत्य प्रत्यय को समझने के बाद इतना कृत्य प्रत्यय आप समझ लीजिए बस। उसके बाद हम थोड़ा तद्धित प्रत्यय के विषय में समझेंगे। तो तद्धित प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय वो हैं जो क्रिया की धातुओं के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से, एक बार फिर से देखेंगे, कौन से मूल शब्द के साथ? क्रिया की धातु के अलावा। क्रिया की धातु, जो क्रिया की धातु होती है पढ़, लिख, चल, ये सब क्रिया की धातु है, क्रिया के मूल शब्द हैं। तो इनके अलावा संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों के साथ यदि हम किसी मूल शब्द को जोड़ते हैं, किसी शब्दांश को जोड़ते हैं मूल शब्द के बाद, प्रत्यय में हम शब्दांश कहाँ जोड़ते हैं? मूल शब्द के बाद में।
तो जब हम किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द के बाद में किसी शब्दांश को जोड़ते हैं किसी मूल शब्द के साथ, तो एक नए शब्द बनने की प्रक्रिया होती है और इसे ही हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसे जो है समझने के लिए जो है उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे शब्द है महंगा, तो महंगा शब्द के साथ जब आई शब्दांश हम जोड़ेंगे तो नया शब्द बनेगा महंगाई। जोश के साथ ईला शब्दांश जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा जोशीला। कथा के साथ हम प्रत्यय लगाएंगे कार, कथाकार हो जाएगा। छोटा के साथ पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा छुटपन। तो यहाँ पर अब आपको ये देखने को मिलता है कि कुछ विशेषण वाले शब्द हैं और कुछ संज्ञा वाले, कुछ सर्वनाम वाले। तो कुछ संज्ञा वाले शब्द हो गए, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी शब्द है, ठीक है। तो गाड़ी मूल शब्द के साथ जब हम वाला प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा गाड़ी वाला। इसको संज्ञा प्रत्यय में भी हम कर सकते हैं। और लेख है, लेख मूल शब्द के साथ जब हम क प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है लेखक। इसको संज्ञा के रूप में हम ले सकते हैं। दुकानदार, इसमें दुकान के साथ दार प्रत्यय लगा है, ये संज्ञा आ जाएगा आपका। संज्ञा शब्द के साथ जुड़ रहा है यहाँ पे शब्दांश। उसके बाद यदि हम किसी ऐसे शब्द को लेते हैं, जैसे अभी यहाँ पे बताया गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो कुछ सर्वनाम वाले मूल शब्द को हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मूल शब्द है अपना, तो अपना शब्दांश जोड़ देते हैं तो बन जाता है अपनापन। तो ये एक नया शब्द बन गया, ठीक है। उसके बाद है अपना के साथ अगर हम त्व प्रत्यय लगा देते हैं तो बन जाता है अपनत्व। तो इस तरह से प्रत्यय में, तद्धित प्रत्यय में ऐसे क्रिया वाले शब्दों के अलावा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ किसी शब्दांश को जब हम मूल शब्द के बाद जोड़ते हैं तो नए शब्द की रचना होती है और इसे ही हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जब हमने उपसर्ग भी समझ लिया, प्रत्यय भी समझ लिए, तो ये अब हम देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, कुछ मूल शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही लगे होते हैं। उनमें उपसर्ग भी आपको देखने को मिलेगा और प्रत्यय भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे शब्द हैं अनेकता, तो अनेकता में आपका प्रत्यय भी लगा है और उपसर्ग भी लगा है। तो उपसर्ग लगा है तो क्या है अनेकता में? अब इसका मूल शब्द पहले आप समझिए क्या है अनेकता का मूल शब्द। अनेकता का मूल शब्द हुआ एक। अब एक के साथ हमने उपसर्ग लगाया अन और प्रत्यय लगा इसमें ता। किस में लगा? एक मूल शब्द में, तो बन गया अनेकता। अब मूल शब्द है जैसे उपकार, तो उपकार के साथ पर उपसर्ग जोड़ दीजिए और ई प्रत्यय लगा दीजिए तो बन जाएगा नया शब्द परोपकारी। अब मूल शब्द है नाम, नाम के साथ अगर हम उपसर्ग लगाते हैं बद तो बनता है बदनाम और ई प्रत्यय लगने पर बदनामी। आशा के साथ प्रति लगाने पर और ई प्रत्यय जोड़ देने पर बन जाता है प्रत्याशी, ठीक है। और इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही लगे होते हैं। तो इसमें से अगर आता है एग्ज़ाम में तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही बताना होगा। अगर पूछा जाता है कि दोनों ही शब्दों को अलग करके मूल शब्द निकालिए तो आप उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही इसमें से मूल शब्द से अलग करेंगे। और केवल प्रत्यय आता है तो आप प्रत्यय बताएंगे और उपसर्ग आता है तो केवल उपसर्ग बताएंगे। केवल ऐसा कुछ ही शब्दों में होता है कि मूल शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही लगे होते हैं। तो कुछ और भी है, जैसे एग्जाम्पल है बुक में भी दिया है आपके, उसको आप ध्यान से देखिएगा। अभिमानी है, परतंत्रता है, अनेकता है और अविश्वासी,
नैतिकता, बुद्धिमानी, मौलिकता, व्यवहारिकता। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें आपको प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही देखने को मिलेंगे। तो प्रत्यय और उपसर्ग को समझने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है प्रत्यय में और क्या उपसर्ग है, क्योंकि दोनों में ही मूल शब्दों में शब्दांश को जोड़ा जाता है। लेकिन अंतर क्या है? अब अंतर आप अच्छे से समझेंगे तो इसको पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी, उपसर्ग और प्रत्यय को। तो उपसर्ग और प्रत्यय को आप इस तरह से समझिए कि उपसर्ग जो है वो शब्दांश का आरंभ में जुड़ता है, ठीक है। उपसर्ग में शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय में शब्दांश कब जुड़ता है? शब्द के अंत में। ये एक पहला अंतर हो गया दोनों में। दूसरा है उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है। ये दूसरी विशेषता है उपसर्ग की कि मूल शब्द में जब उपसर्ग को हम जोड़ते हैं तो अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान, लेकिन उसके साथ अगर हमने अ उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया अज्ञान, मतलब ज्ञान नहीं है, मतलब अर्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम प्रत्यय का देखते हैं कि प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ, जो मूल अर्थ है शब्द का, उसके इर्द गिर्द ही रहता है, उसके अर्थ में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। इसको हम उदाहरण के सहायता से समझ सकते हैं। पहले हम उपसर्ग को समझ लेंगे कि कैसे उपसर्ग में जब हम शब्दांश को जोड़ते हैं तो कैसे अर्थ में बदलाव आ जाता है। इसको हम उदाहरण से देखेंगे। जैसे मान लीजिए मूल शब्द है चार, ठीक है, इसमें हमने उपसर्ग जोड़ा प्र, तो चार के साथ जब हम प्र उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द बना प्रचार, ठीक है। अब यहाँ पर उपसर्ग है प्र जो चार शब्द के पहले जुड़ा, तो चार का जब हम मूल अर्थ निकालते हैं चार शब्द का तो इसका मतलब होता है चार, मतलब 4। उसका चार का मतलब 5 नहीं होता है या 6 नहीं होता है, चार का मतलब केवल 4 ही होता है। 4 इसको संख्या में हम ले सकते हैं, लेकिन इसी में अगर हम प्र जोड़ देते हैं, प्रचार मतलब किसी चीज़ की चर्चा कर देना, किसी चीज़ को फैला देना, प्रचार कर देना, तो अर्थ में परिवर्तन आया, देखा आपने। उसी तरह जब प्रत्यय में हम कोई शब्दांश मूल शब्द के हम बाद में लगाते हैं तो उसके अर्थ में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता, अर्थ जो होता है उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। जैसे एक शब्द है मूल शब्द इतिहास, और इतिहास में अगर हम शब्दांश लगाते हैं इक तो नया शब्द बना ऐतिहासिक, और इस ऐतिहासिक शब्द को हम इतिहास से ज़्यादा अलग हम नहीं बता सकते, मतलब कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ गया। इतिहास मतलब होता है हिस्ट्री, बीते हुए समय को, और ऐतिहासिक इसका अर्थ होता है। तो इन दोनों शब्दों के अर्थ में ज़्यादा भिन्नता आपको नहीं देखने को मिलेगा। इतिहास का अगर अर्थ हो जाता है किसी बीती हुई घटना को या बीती हुई बात को एक इतिहास हम समझ लेते हैं, तो ऐतिहासिक भी उससे कुछ भिन्न नहीं है। ऐतिहासिक किसी घटना का वह रूप हो जाता है जो कहीं मतलब किसी कोई ऐसी घटना जो दर्ज हो जाती है, जिसको हम सालों साल पढ़ते रहते हैं या जानते रहते हैं, तो वो एक ऐतिहासिक हो जाती है, ठीक है। तो प्रत्यय और उपसर्ग में आपको केवल यही अंतर देखने को मिलेगा। पहला, शब्द के मूल शब्द के पहले अगर कोई शब्दांश जुड़ता है तो वह उपसर्ग है, और किसी मूल शब्द के बाद अगर कोई शब्दांश जुड़ता है तो वह प्रत्यय है। और उपसर्ग में मूल शब्द जब जुड़ता है तो वो अर्थ में बदलाव लाता है, लेकिन प्रत्यय में जब हम किसी शब्दांश को मूल शब्द के बाद हम लगाते हैं तो उसके अर्थ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो ये था प्रत्यय और उपसर्ग का पाठ। अब इसके बाद जो है आपको, मुझे लगता है ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अगर अच्छा लगा है ये तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। बाकी आप इसको जो है अच्छे से अपने पुस्तक के आधार पर भी इसको लेके आप समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।